अच्छा, वोल्ट मीटर 6 करेगा और एमीटर 3 एम्पियर करेगा। ठीक है, 3 एम्पियर और 6 वोल्ट। आर्यन वोल्ट मीटर का तो बता दिया, एमीटर का बताओ। सूरज, अंबुज पायने। ठीक है अंबुज। देखिए भाई, जब यहाँ पर जब ये कहा जा रहा है कि वोल्ट मीटर आइडियल यानी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का है, तो आप खुद सोचो कि अगर ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है यहाँ पर, मतलब ये रेजिस्टेंस आर इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर एमीटर के पास आर इक्वल टू 0, तो ओवरऑल सर्किट में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आ गया। ऐसे में जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, अगर आप करंट कैलकुलेट करोगे तो ये 6 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 0 ऑफ एमीटर प्लस इन्फिनिटी, दैट मीन्स कुल मिलाकर के करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। करंट ही नहीं आएगा इस केस में, करंट 0 होगा। इसका मतलब जो एमीटर होगा उसकी रीडिंग अगर आपसे पूछा जाए तो रीडिंग ऑफ एमीटर, यानी इस क्वेश्चन में एमीटर की रीडिंग ऑफ एमीटर विल बी 0। नाउ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी? तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब ये होता है कि अगर आप वोल्ट मीटर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएं, फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, अगर हम वोल्ट मीटर के एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जाएं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा मान लो वोल्ट मीटर का एक पॉइंट यहाँ पर है ए, और वोल्ट मीटर का दूसरा साइड ये है बी, तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब होता है कि वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल से अगर आप दूसरे टर्मिनल की तरफ जाते हो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसके लिए आप ए से बी जाने का ये वाला रास्ता चुन लो। ए से बी इस रास्ते से भी जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे। तो अगर आप ये वाला रास्ता चुनोगे तो इस रास्ते में जब आप इस तरफ आओगे लेफ्ट साइड की तरफ, तो जीरो रेजिस्टेंस, जीरो करंट, यानी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब यहाँ आएंगे, इस तरफ आएंगे, तो इस बैटरी के प्लस माइनस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का आएगा, और फिर हमें पॉइंट बी मिल जाएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग लिखी जाएगी 6 वोल्ट। ये इसका मतलब है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब हो गया उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा आपको। सो एमीटर 0, वोल्ट मीटर 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे देखो। नेक्स्ट पेज जल्दी से इसका भी आंसर बताइएगा कि अगर हमारे पास इस टाइप से हो रेजिस्टेंस, मान लो, ठीक है, इस टाइप से रेजिस्टेंस है, और प्लस इसके पैरेलल में हमने एक एमीटर लगा रखा है, आइडियल एमीटर। यहाँ पर हमने आइडियल एमीटर लगा रखा है। ये कोई स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, ये ई रेजिस्टेंस है, और ये कैपिटल आर है। मान ले वैल्यूज में स्मॉल ई की वैल्यू 10 वोल्ट है, स्मॉल आर की वैल्यू 2 ओम, और कैपिटल आर की वैल्यू 3 ओम है। आप बताएं क्या रीडिंग आएगी? एमीटर आइडियल है इस केस में, जो एमीटर यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो आइडियल है, तो रीडिंग ऑफ एमीटर क्या होगी? ठीक है जी, फास्ट आंसर दे सकते हो आप, इसका क्या आंसर आएगा? कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो। 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ओके, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ओके। देखिए फिर गलती हो रही है। हाँ जी, करेक्ट। तो उसके हिसाब से क्या आंसर आएगा एहसान वाजपेयी, रतिम बनर्जी? देखिए क्या होना है इसमें जब ये जीरो रेजिस्टेंस आप चूज करोगे ना, तो उसका एक फर्क आएगा। उसका क्या फर्क आएगा वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। जीरो रेजिस्टेंस की वजह से जब आप जीरो रेजिस्टेंस चुन लोगे यहाँ पर, तो ये शॉर्ट सर्किट वाला केस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस है एमीटर के पास, इस ब्रांच में जीरो रेजिस्टेंस है। तो ये जो कैपिटल आर है, अगर यहाँ से कोई करंट आई फ्लो करके आएगा, कैपिटल आई, तो बट नेचुरल सी बात है कि वो जीरो रेजिस्टेंस वाले पाथ से चला जाएगा। करंट इस जीरो रेजिस्टेंस यानी शॉर्ट सर्किट से चला जाएगा, इस कैपिटल आर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा।
और उस हिसाब से जो करंट की वैल्यू बनेगी वो सिंपली ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर लिखी जाएगी, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5 एम्पियर। तो यही आंसर होगा। कैपिटल आर इस केस में यूजलेस होगा, 5 एम्पियर करंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, सही है ये चीज। नेक्स्ट पे आओ। ये कुछ अभी एलिमेंट्री एग्जांपल्स हैं, इनके आंसर दे दें, फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली आगे आएंगे। ये हो गया यहाँ पर एक आइडियल एमिटर और इसके अक्रॉस एक आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल एमिटर, आइडियल वोल्टमीटर। रीडिंग बताएं क्या आएगी इसकी। ये वैल्यू ई और ये स्मॉल आर, ई की वैल्यू 10 और स्मॉल आर की वैल्यू 2 ओम। बताएं रीडिंग ऑफ एमिटर एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए। रीडिंग ऑफ एमिटर एंड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। नहीं श्रेयस, अंबुज, आप लोग जो 2 बता रहे हो, निखिल 2 बता रहे हो, वो 2 किसकी रीडिंग बता रहे हो ये भी बताना पड़ेगा ना आपका। जो 2 सूरज श्रीवास्तव 25/3 आ रहा है आपका आंसर, जो आपको ये बताना पड़ेगा एमिटर की रीडिंग क्या है। अर्श सिंह का आंसर है 5 एम्पियर, एमिटर 5 एम्पियर रीड करेगा। और वोल्टमीटर क्या रीड करेगा इस केस में। अच्छा पहले बार था कृष्णा विष्णु, नो सर 5 एम्पियर। आर्यन वोल्टमीटर का भी रीडिंग, आर्यन जी दोनों रीडिंग साथ में चाहिए। रক্তিम 5 और 10, आर्यन 0। ओके, संबित 5, 5 एंड 10 कनेक्ट, संबित 10 वोल्ट। ठीक है, और देखो जल्दी से इसको देखो भाई, आप लोग क्या कर रहे हो, गलत हो रहा है यहाँ पर। वैसे आंसर आंसर गलत हो रहा है, मैं पहले बता दूं आपको। 10 और 5, अम्बुज V0। ठीक है, देखिए इसके अंदर भी फिर वही चीज होगा। हाँ जी कृष्णा, सही है। इसके अंदर भी सेम चीज होगी, बिकॉज जीरो रेजिस्टेंस है तो R इक्वल टू 0 और यहाँ पर R इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो करंट बैटरी से फ्लो आउट करेगा ऐसे आई, वो करंट वाया एमिटर जाएगा, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा। तो जो करंट होगा वो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि आई विल बी 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5 एम्पियर। करंट तो 5 एम्पियर हो गया। अब आपसे मैंने फिर कहा है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग का मतलब आप इसका एक पॉइंट ए डिफाइन कर लो और एक पॉइंट बी ले लो, ए और बी 2 पॉइंट्स मान लो। हाँ जी हर्ष, अब आप ए पॉइंट से और बी पॉइंट की तरफ चलो, ए से बी की तरफ। तो आप ए से बी अगर ये रास्ता लो, ऐसे जहां से मैं देख रहा हूँ, इस तरह लेफ्ट साइड से, ए से लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर डाउन साइड आएंगे, फिर राइट साइड जाएंगे। तो यहाँ पर करंट है बट रेजिस्टेंस 0 है, तो आई इंटू आर की वैल्यू 0 हो गई। फिर यहाँ आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इस तरफ आएंगे, तो हमें ए से बी तक कहीं पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी 0 हो जाएगा। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 0, रीडिंग ऑफ एमीटर इस केस में 5 एम्पियर। ये कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखिएगा आंसर। ठीक है जी, इसको आराम से इस तरीके से देखना है, एलिमेंट्री क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे ये आता है कि यार अगर हम एमिटर्स की बात करें, तो क्योंकि ये लेबोरेटरी वाला केस है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, तो एरर वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो सपोज करें अगर हम मतलब कुछ ऐसा मान लें कि हमारे पास एक सर्किट है। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और यहाँ पर एक कैपिटल आर का सर्किट है। ठीक है जी, ये मान लो आप कैपिटल आर का एक सर्किट है यहाँ पर। ठीक है जी, ये कुछ करके कैपिटल आर का हमारा सर्किट हो गया, ये स्मॉल आर सर्किट हो गया। इसके अंदर अगर हम नोटिस करें यार कि जो ई है, कैपिटल ई, इसकी एक वैल्यू होगी, मान लेते हैं कि 50 वोल्ट है एग्जाम्पल के फॉर्म में, और आर की वैल्यू 2 ओम है और कैपिटल आर की वैल्यू से 3 ओम है। तो अभी इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा इस टाइम पर, इस टाइम पर इसके अंदर कितना करंट होगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर आप कैलकुलेट करके देखो कि आई कितना होगा, मतलब कैलकुलेट करें अगर, तो सबका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करने पर आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी आई की वैल्यू 10 एम्पियर। लेकिन फिजिक्स में हर एक चीज, हर स्थिति सही है। फिजिक्स में जो कैलकुलेशंस हैं उनको हम एक्सपेरिमेंटली कंफर्म भी करते हैं। तो इस 10 एम्पियर की कैलकुलेशन को एक्सपेरिमेंटली कंफर्म करने के लिए, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे और ये एक्सपेरिमेंटली आप ये कंफर्म करोगे कि हाँ इसके अंदर करंट 10 एम्पियर है,
तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक एमीटर को लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये कंफर्म होगा कि उसके अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन होगा क्या कि जब आप एमीटर को यहाँ लगाओगे, इस कैपिटल आर के अंदर जब आप एक एमीटर लगाओगे, तो करंट जो यहाँ पर रीड होगी अब, ठीक है, ये आई कैलकुलेट हो रही है और ये आई आर कर दिया, आर फॉर रीडिंग। मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लोगे तो ये रीडिंग 10 एम्पियर से कम आएगी। आई रीडिंग मतलब जो करंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो लेस होगी 10 एम्पियर से। एंड उसका रीजन क्या है कि 10 एम्पियर से कम क्यों होगा? जैसे ही एमीटर लगाओगे करंट आपको 10 एम्पियर नहीं मिलेगा। मतलब हमने एमीटर को इंट्रोड्यूस किया, एमीटर को यहाँ पर इंसर्ट किया, इसलिए ताकि मुझे ये 10 एम्पियर करंट मेजर हो जाए। यानी इसको मेजर करने का आपका एम था, आप मेजर करने गए थे 10 एम्पियर, लेकिन जो मेजर करके आएगा वो 10 एम्पियर से कम आएगा। रीजन क्योंकि एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इस एमीटर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, तो मान लें इसका रेजिस्टेंस आर ए है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट जिसको हम मेजर करने के लिए गए थे उससे कम आएगी। यानी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग है और कैलकुलेटेड वैल्यू अलग है। और जब कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज डिफर कर जाती हैं तो ये कहा जाता है कि उस एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर आ रही है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर एरर कितनी होगी। अगर आप इसमें एरर फाइंड करना चाहो कि एरर इन रीडिंग क्या होगी, कितनी रीडिंग, मतलब एरर इन द रीडिंग, बताएं भाई। नहीं अंबुज वो तो होगा, लेकिन वो निकालना पड़ेगा ना। जैसे मैंने सारी वैल्यूज दी हैं, तो आपको जो ये आंसर देना है ना, एरर का जो आंसर आएगा उसमें एमीटर के रेजिस्टेंस के फॉर्म में आंसर लाना है आपको। कि ये जो एरर आएगी उस एरर में एमीटर का रेजिस्टेंस क्या रोल प्ले कर रहा है। एरर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर ए चाहिए आपको। और इनफैक्ट आप एरर ना बताएं, आप चाहें तो इसके अंदर रिलेटिव एरर बता दो। रिलेटिव एरर यानी कि परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। तो आप देखो, अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ना करें, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू ना करें तो सिंबॉलिकली यहाँ पर जो आई कैलकुलेट होगा सिंबल्स के फॉर्म में, वो होगा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये होगा। अर्थ सिंह सही बोल रहे हो। और यहाँ पर अगर आप सिंबॉलिक सिंबल्स के फॉर्म में चलते हो तो आई आर की जो वैल्यू बनेगी इन सिंबल्स, वो होगी ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और प्लस जो एमीटर का रेजिस्टेंस है आर ए। तो अब आप सिंबल्स के फॉर्म में देखोगे ना, तो ये मेजरमेंट है और ये आपकी ट्रू वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू कहलाती है और उस ट्रू वैल्यू का मेजरमेंट ये है। मतलब जो आई आर है ये आप मेजर करने जा रहे हो। तो आप मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करके देखिए, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यानी कि ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर ए मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू विच इज ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये क्वांटिटी एरर हो जाएगी और इस एरर को डिवाइड करोगे जब ट्रू वैल्यू से, एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये पूरी चीज कहलाएगी आपके लिए रिलेटिव एरर, जिसको आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। रिलेटिव एरर पूरा ये होगा, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर की वैल्यू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें, अगर स्लाइटली अगर आप सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है जी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ये करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और तो वो जो ई है वो कैंसिल आउट कर जाएगा। और आप एक काम ये भी कर सकते हो कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को आप आर आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस भी डाल सकते हो। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की जगह आर टी कर सकते हो। तो जहां पर ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, इसकी जगह पर आर टोटल ये डाल सकते हैं यहाँ पर। ऐसे ही इसकी जगह पर आर टोटल कर दीजिए और इसकी जगह पर आर टोटल कर दीजिए। और उसके बाद फाइनली जब आप देखोगे कि इसका आंसर जो बनेगा, फाइनल आंसर, सूरज उसमें 10 ना रखो, आप न्यूमेरिकल वैल्यू ना रखिए। जानते हो सूरज, न्यूमेरिकल वैल्यू हमको नहीं रखनी है इसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखनी है हमें। सिंबल्स के फॉर्म में आंसर चाहिए, सिंबल्स के फॉर्म में।
और जब आप इसको सिंबल्स के फॉर्म में लाएंगे तो ये वैल्यू आएगी इक्वल टू माइनस, है ना, बिल्कुल सही आंसर बोल लो। बाकी लोग, जितने लोग का आंसर आ रहा है वो शायद इतना आ रहा है, आर ए डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर टी। ठीक है, मेरे ख्याल से यही आंसर बन रहा है इसका, आर ए अपॉन आर ए प्लस आर टी। विनायक, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर जो आपका लिख रहे हो ना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, उसको मैंने आर टी यानी टोटल रेजिस्टेंस कर दिया है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिफोर एमीटर वाज कनेक्टेड। आरटी का मतलब हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस उस सर्किट का जब एमीटर को नहीं लगाया गया था तब कितना था। ठीक है, ये वैल्यू आएगी इसकी। अब आप ये बताएंगे कि फिजिक्स में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो तब सही मान लिए जाते हैं कि जब आपका मेजरमेंट, अगर आपका मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से +-5% हो, +-5%, तो एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल मान लिया जाता है। कि अगर आपके मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से +-5% डिफर करती है तो ये मान लेते हैं कि ठीक है, हमारा एक्सपेरिमेंट सही होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि +-5% अगर आपको मैक्सिमम एरर करनी है, +-5% इज द मैक्सिमम एरर, तो रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर और जो टोटल रेजिस्टेंस है इनके बीच में किस टाइप का रिलेशन आ रहा होगा। मतलब जो आर ए है और आर टी, इनके बीच कैसा रिलेशन चाहिए आपको, किस टाइप का रिलेशन होना चाहिए सो दैट कि जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर है वो 5% से ज्यादा ना हो। बताएं इसको, देखिए कितना होगा ये। चेक करके देखो भाई, 5%, यानी कि 5% का मतलब हो गया रिलेटिव एरर जो होनी चाहिए वो 1/20 होनी चाहिए। रिलेटिव एरर शुड बी 1/20। 5% तभी आएगा जब आप रिलेटिव एरर को 1/20 करोगे। ठीक है, 1/20 करिए रिलेटिव एरर तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज एरर 5 हो जाएगी। तो आपको ये करना पड़ेगा। देखो, ये जो आपका रिलेटिव एरर निकाला गया है ना, आर ए, रिलेटिव एरर आर ए डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर टी। नेगेटिव साइन तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव साइन क्योंकि मेजरमेंट कम आ रहा है मेरा। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1/20 से कम होना चाहिए। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/20। क्योंकि जब रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज एरर लाते हो, तो आर ए आर टी बाई 19। अक्षित सिंह, हाँ सही बोल रहे हो, आर ए की जो वैल्यू आ रही है वो टोटल रेजिस्टेंस अपॉन 19, यही आंसर आएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर। नहीं अक्षित सिंह, इसमें इक्वलिटी नहीं आएगी, इनइक्वलिटी आएगी। आर ए इक्वल्स टू आर टी अपॉन 19 नहीं, वहां पर या तो लेस देन आएगा या मोर देन आएगा, ये बताना है आपको। आर ए आइदर लेस देन आर टी अपॉन 19 और मोर देन आर टी अपॉन 19, कुछ ऐसा केस बनेगा। हाँ स्तुति जी, लेस देन बिल्कुल सही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है कि रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर शुड बी लेस देन टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 19। मतलब अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आपकी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स 5% की एरर लिमिट के अंदर आएंगी, 5% की एरर आएगी उसमें, और 5% की एरर फिजिक्स में एक्सेप्टेबल है। आई मीन ठीक है कि 5% अगर आपके एक्सपेरिमेंट में एरर है तो इसको ठीक ठाक मान लिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट हो गया इसमें। चलिए नेक्स्ट पे देखिए। चलो ठीक है, समझ में आया आपको कि एमीटर जब लगाओगे तो किसी भी एमीटर के साथ आपको करेक्ट रीडिंग कभी नहीं मिलती है, और इसी वजह से एमीटर के रेजिस्टेंस को कम रखा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस कम क्यों होना चाहिए, तो उसका आंसर आप यहाँ दे सकते हो कि आर ए जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है, ये जितना कम होगा, आर ए की वैल्यू जितनी कम कर दोगे आप, जितना ज्यादा ये लो वैल्यू होगी, हमारा रिलेटिव एरर कम आएगी, तो एक्सपेरिमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, एरर्स के चांसेस कम आएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखो।
सेम क्वेश्चन वोल्ट मीटर के साथ है। सेम क्वेश्चन, मान लो ये हमारे पास सिस्टम है, स्मॉल आर ईएमएफ ई का और कैपिटल आर का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर मैं यहाँ पर कोई ए पॉइंट लूँ और यहाँ पर एक बी पॉइंट लूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में अगर आप कैलकुलेट करोगे थ्रू कैलकुलेशन, तो ये आई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर होना चाहिए और आई की वैल्यू ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और यहाँ पर इंटू कैपिटल आर। इतना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में होगा, मतलब ये इसकी ट्रू वैल्यू हुई। अब मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसका मेजरमेंट करने जाएं, तो मेजरमेंट करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस कैपिटल आर के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाओगे। अब वोल्ट मीटर इन पैरेलल टू द कैपिटल आर, तो ये स्मॉल आर हो गया, ये ई हो गया, और इसके पैरेलल में हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। अब आपको ये बताना है कि वोल्ट मीटर ट्रू वैल्यू से ज्यादा रीडिंग देगा या ट्रू वैल्यू से कम रीडिंग देगा, क्योंकि प्रैक्टिकली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा उसका। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा। तो अब आप अपना आंसर बताएं कि ये जो रीडिंग आएगी वोल्ट मीटर की, रीडिंग बाय दिस वोल्ट मीटर, वो जो ए और बी के बीच में एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू क्या इससे ज्यादा रीडिंग आएगी या इससे कम रीडिंग आएगी? पहले तो आप इतना बताओ, आपकी इंट्यूशंस क्या बोलती हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? क्योंकि वोल्ट मीटर को हमने कैपिटल आर के पैरेलल में लगाया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वोल्ट मीटर कैपिटल आर के पैरेलल में, ठीक है। अभी हम कुछ कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हैं, आप लॉजिक लगाओ, वेदर द वोल्ट मीटर विल रीड मोर देन द एक्चुअल वैल्यू और लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। और आंसर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर दे भाई, आप सभी के आंसर चाहिए, मतलब जो भी आपके समझ में आ रहा है, आपकी इंट्यूशंस जो भी बोलती है कि वोल्ट मीटर, ठीक है। अंबर मोर वैल्यू, उत्कर्ष मोर वैल्यू, ओके। साहिल सिंह मोर वैल्यू, श्रेयस मोर वैल्यू, अच्छा मोर देन मोर आएगा, सभी लोग का आंसर है कि मोर आएगा। चलिए अच्छा ये बताओ, देखो पैरेलल रेजिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है भाई, देखिए प्रॉपर्टी आप समझो क्या होता है। मान लो आपके पास एक, देखिए पैरेलल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आपको बता दें, सपोज करो आपके पास एक रेजिस्टेंस है 6 ओम का, सचिन कह रहे हैं कि लेस आएगा, ठीक है। रक्तिम भी लेस कह रहे हैं, अभिनंदन लेस वैल्यू, ठीक है। केशव कहता है लेस कह रहे हैं, ठीक है, सही है। स्तुति भी लेस कह रहे हो, अब सभी लोग लेस वाले आ गए, पहले मोर वाले लोग आए थे, अब लेस वाले आ रहे हैं। निखिल कुमार लेस कह रहे हैं, ठीक है। अंबर कह रहे हैं लेस आएगा। देखिए हाँ, क्या होता है कि जब आप पैरेलल रेजिस्टेंस के साथ में कोई पैरेलल लगा दो आप, तो आर की जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, यहाँ पर 2 ओम हो जाएगी। तो पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होती है। हाँ श्रेयस सही बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। अब जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो प्रैक्टिकली सोचना, करंट पहले से ज्यादा जाएगी, और जब करंट पहले से ज्यादा जाएगी तो इस बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज याद करिए, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी क्या होता है इसका टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज होता है ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है। अब कैपिटल आई अगर पहले से ज्यादा हो गया है, कैपिटल आई पहले से ज्यादा हो गया है, तो बट ऑब्वियस है कि जो टोटल वैल्यू होगी वो रिड्यूस कर जाएगी, यानी कि वोल्टेज कम हो जाएगा। ये तो हो गया थ्योरी वाइज आंसर, थ्योरी वाइज, ठीक है, थ्योरेटिकल आंसर। साहिल सिंह किसको लिख रहे हो भैया, बता दो जिसको भी लिख रहे हो मैसेज। चलो बाकी अगर आप बात करोगे वैसे प्रॉपर तरीके से क्या होगा, तो प्रॉपर तरीके से बड़ा ध्यान से देखिएगा।
पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में जो आएगा, यानी कि जो रीडिंग आएगी, रीडिंग वो क्या होगा? देखिए करंट कैसे निकालेंगे, ई डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा, करंट विल बी ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर जो बैटरी का, और ऊपर कैपिटल आर, और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो आर इंटू आर बी प्लस आर बी। ये यहाँ का रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस अगर आप आर बी मान लो, ये हो गया टोटल करंट। टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस है आर इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बी। यही पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का होगा, क्योंकि अब की बार ए और बी के बीच में एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगेगा, ए और बी के बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करके आप रीडिंग लाओगे। तो ये ट्रू वैल्यू है और ये रीडिंग यानी कि मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट हुआ। तो अब आप चेक करो कि जो मेजरमेंट है और जो ट्रू वैल्यू है इनमें डिफरेंस क्या है, यानी कि मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, वो हो जाएगी एरर, और उसको फिर से ट्रू वैल्यू से डिवाइड करो, उसको फिर से आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड करें, और ये चेक करके बताओ कि रिलेटिव एरर क्या बन रही है इस केस में। ठीक है साहिल, कोई बात नहीं, जल्दी बताओ, आप इसको ट्राई करके जल्दी से दें, आंसर क्या आएगा इसका आंसर जल्दी से दें, कि जो मतलब मेजर्ड वैल्यू और उसमें से ट्रू वैल्यू माइनस करनी है आपको, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और उससे आपको ये पता लगाना है कि एरर कितनी होगी, और फिर ट्रू वैल्यू से उसको डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिव एरर आ जाएगी। और पिछले क्वेश्चन की तरह हमको यहाँ पर यह भी डिस्कस करना है कि रिलेटिव एरर जिसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज एरर में निकाल सकते हो, अगर वो 5% से कम करना है तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। ये है क्वेश्चन पूरा। देखिए तो ये कैसे होगा ना, एक बार देखो, ये जो ट्रू वैल्यू है, इस ट्रू वैल्यू को आप ऐसे भी तो कह सकते हो, जो ट्रू वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये ट्रू वैल्यू हुई। और ये जो मेजरमेंट है इसको क्या लिख सकते हो, ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर आर वी अपॉन आर प्लस आर वी। इस चीज को चेक करिएगा, ये सही लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। जो ट्रू वैल्यू है वो ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर है, और यहां पर ठीक है सही इक्वेशन है। तो 5% एरर कब आएगी, ये तो देखिए 5% एरर कब आएगी, जब देखिए 5% एरर कब आएगी, जब आपकी ये जो मेजरमेंट है, यानी कि जो मेजरमेंट कर रहे हो आप, मेजरमेंट यानी कि ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर आर वी अपॉन आर प्लस आर वी, ये मेजरमेंट। अगर 5% एरर है इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 95% ऑफ द ट्रू वैल्यू है। 95% ऑफ ट्रू वैल्यू का मतलब 19/20 टाइम्स ट्रू वैल्यू ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ये बात समझना। 5% एरर आने का मतलब कि अगर ट्रू वैल्यू 100 है तो मेजरमेंट 95 आ रही है, इसका मतलब वो 19/20 टाइम्स द ट्रू वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है जी, अब आप इसको सॉल्व करके बताएं, अब आप इसको सॉल्व करके बताइए कि आरवी आपके हिसाब से क्या बन रहा है। अब आप इसको जल्दी से सॉल्व करिए कि आरवी की वैल्यू क्या बन रही है इसके हिसाब से। कृष्णा विष्णु जी, तो 19 कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, हाँ, तो आरवी इसके हिसाब से जो बनेगा, देखिए वो ये बनेगा कि आरवी शुड बी मोर देन, हाँ, 19 टाइम्स कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के जो आपकी रीडिंग होगी वो विद इन द लिमिट ऑफ 5% एरर आएगी, विद इन द लिमिट ऑफ 5% एरर तब आएगा जब ये 19 कैपिटल आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के
ज्यादा हो। अब जो भी आपको ब्रेक मिलेगा उसमें आप ये एनालाइज करना कि ये दोनों जगह पर 19 का फिगर क्यों आ रहा है, और ये कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर क्यों आ रहा है यहाँ पर, और इसके पीछे एमिटर वाले के अंदर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आया था। तो इसको जरा आप अपने आप एनालाइज करोगे कि 5% की एरर करने के लिए 5% करना कोई गारंटी नहीं है, कि ऐसा नहीं कि अच्छी बात है, बट साइंस कम्युनिटी ये कहती है कि 5% एरर एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। ठीक है जी, तो आप इसको करिए, मीटिंग रिस्टार्ट कर रहे हैं, और इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर इसके बाद।